बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होंगे। आज का जो हमारा काम है, आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 जो है वो ऑसिलेशंस के ऊपर है कि ऑसिलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। और आप सब बच्चों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये टॉपिक है ऑसिलेशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक लॉन्ग चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम मार्जिन है एमसीक्यूज़ के आने का। तो बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा इस चैप्टर को जो आज हम डिस्कस करने लगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन से। देखिए जी, आप सब बच्चों को पता है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इस तरह की मोशन के लिए आप वर्ड यूज करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जब भी कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अपने आप को मूव करवाती है, बार बार मूव करती है, जस्ट लाइक पेंडुलम, जस्ट लाइक स्प्रिंग सिस्टम। तो जब भी कोई बॉडी बार बार अपने आप को मूव करती है किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो उस केस में आप यूज करते हैं टू एंड फ्रो मोशन, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एक होती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में आप कहते हैं कि बॉडी रिपीट्स itself in equal intervals of time। एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में खुद को एक जैसा रिपीट करे, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं दैट इज पीरियोडिक मोशन। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें डिस्कस की, वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो को कहते हैं और पीरियोडिक मोशन किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार अपनी मोशन को रिपीट करने को आप बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब बड़ी मैं मेन चीज़ यहाँ पे लिखने लगा हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए कि एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज पीरियोडिक। हर वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। हमेशा कोई भी वाइब्रेटरी मोशन लोगे वो पीरियोडिक होगी, वो फिक्स होगी, उसका पता चलेगा कि उसमें एक रेगुलरिटी नजर आएगी। बट एवरी पीरियोडिक मोशन मे नॉट वाइब्रेटरी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस किया कि हर वाइब्रेटरी मोशन, कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो हमेशा पीरियोडिक होगी, उसमें बॉडी कॉन्टिन्यूसली अपने आप को रिपीट कर रही होगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन के लिए ज़रूरी नहीं है वो वाइब्रेटरी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अर्थ 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, फिर 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, फिर 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन पूरा करती है। अर्थ हमेशा 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन पूरा करेगी। इसका मतलब अर्थ की मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन अर्थ की मोशन वाइब्रेटरी नहीं है। अर्थ वाइब्रेटरी नहीं मोशन कर रही, टू एंड फ्रो नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि हर वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वाइब्रेटरी हो। अब हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं इसे कि कंडीशंस क्या होती हैं वाइब्रेटरी मोशन के लिए। कंडीशंस फॉर वाइब्रेटरी मोशन। आप कहते हैं बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कब करती है? जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। देखें वो कंडीशंस क्या हैं कि बॉडी का मैस होना चाहिए, मैस कह लें या इनर्शिया कह लें, एक ही बात है। सिर्फ और सिर्फ वो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर सकती है जिसकी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी होगी तो वो वाइब्रेटरी मोशन कर सकेगी, जिसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं एसएचएम। एसएचएम का सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी आप एसएचएम की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव साइन। इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आप एक बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके गए, लेकिन वो दोबारा से मीन की तरफ आती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। इसीलिए आप कहते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लास्ट ईयर पेपर में इसका ग्राफ आया, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक क्या 2019 में इसका जो है वो 18 है शायद या 19 है, उसमें इसका ग्राफ पूछा गया था पास पेपर्स में कि इसका ग्राफ क्या होगा।
हमेशा याद रखें इसका ग्राफ आपने जब भी a और माइनस एक्स का बनाना है, यहाँ पे मैं प्लस एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस एक्स लेता हूँ, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है मेरे पास। देखो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। इसका ग्राफ हमेशा आप ऐसे बनाएंगे, इस तरह से, ये इसका ग्राफ बनेगा। ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है जो पास पेपर में आया है। याद रखें इसका कभी आपने ऐसे ड्रॉ नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हमें एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव। अगर मैं इस तरह ड्रॉ करता तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते। तो ये इस तरह से नहीं बन सकता। हमें ऐसे क्वाड्रेंट्स में लेके आना है जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये SHM की ये कंडीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक सिंपल सी आपको डायग्राम से समझाता हूँ, एक सिंपल डायग्राम में कि ये आपके पास एक स्प्रिंग सिस्टम है, ये इसकी एक मेन पोजीशन आपके पास, इसी तरह से या कह लें आपके पास ये जो स्प्रिंग सिस्टम है, अगर मैं इसको थोड़ा मीन और एक्सट्रीम के केस में बनाता हूँ, ये आप कह लें इसकी एक मेन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन की जब भी हम बात करते हैं, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो होती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन के फीचर्स हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, SHM कर रही है, उसकी वेलोसिटी मिनिमम, उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ को, जो फर्स्ट लॉ है इसमें, इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने लगे हैं। हुक्स लॉ में क्या बताता है या हुक्स लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है? हुक्स लॉ के मुताबिक हुक्स लॉ ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा, लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट में कम चेंज आएगा, लगने वाली फोर्स भी कम होगी। फोर्स कम लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी कम चेंज होगा। फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा चेंज होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आती है मेरे पास F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय x, ये वैल्यू आएगी। k यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके आप दो वर्ड यूज़ करते हैं। k को आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि k के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको आप, इसका दूसरा नाम जो है वो स्टिफनेस कांस्टेंट भी है, इसको आप स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। k को स्प्रिंग कांस्टेंट कह लें, स्टिफनेस कांस्टेंट कह लें, एक ही बात है। अगर हम k की डिपेंडेंस चेक करते हैं कि k की डिपेंडेंस किसके ऊपर है, k किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। k की नंबर वन पहली डिपेंडेंस जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, कि आप किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे k की हमेशा वैसी वैल्यू होगी। नंबर टू पे जो k की डिपेंडेंस है वो है लेंथ के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कह लें, लेंथ कह लें। k इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन्स के लेंथ होगी, k की वैल्यू उतनी कम होगी। जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन्स के लेंथ होगी, k की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो k जो है ये डिपेंड करता है, k की जो डिपेंडेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, मीन्स के लेंथ के ऊपर। उसके बाद अब हम यहाँ पे k से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहता हूँ एक MCQ से कि मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सपोज एक मेरे पास स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है मेरे पास, और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो x है। एक स्प्रिंग था, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास अटैच m है, और उसकी टोटल लेंथ x है। मैंने इस स्प्रिंग को कट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में, दरमियान में से इसे मैंने कट कर दिया स्प्रिंग को, कट इन टू इक्वल पार्ट्स। एक मेरे पास स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, डिस्प्लेसमेंट x है, मीन्स के टोटल लेंथ x है। उस स्प्रिंग को टू इक्वल पार्ट्स में मैंने कट कर दिया। देन स्प्रिंग कांस्टेंट k फॉर ईच पार्ट इज
दोबारा एमसीक्यू सुन लें कि आपके पास एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आपने उसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया। अब हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, आपने हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अल्फा ऑप्शन आपके पास के, बीटा ऑप्शन आपके पास 2k, चार्ली ऑप्शन आपके पास k/2 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 3k। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ही सॉल्व करें। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने स्प्रिंग के 2 पार्ट्स कर दिए। जब आप उसके 2 पार्ट्स कर देंगे, पहले टोटल लेंथ यानी कि आपके पास x थी डिस्प्लेसमेंट, जब 2 इक्वल पार्ट्स करोगे तो ये हिस्सा भी x/2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपके पास x/2 हो जाएगा। इसका मतलब लेंथ इसकी भी हाफ हो गई, इसकी भी हाफ हो गई। हमने एक सिंगल पार्ट को डिस्कस करना है। अब आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकालोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला आपके पास F/x, लेकिन चूंकि पहले टोटल लेंथ x थी, अब आपने उसको 2 पार्ट्स में कट किया, अब लेंथ आपके पास जो है वो x/2 हो गई। तो आप ऐसे लिखोगे k = F/x/2, क्योंकि 2 पार्ट्स में आपने उसको कट किया। अब क्या होगा देखें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके जो है ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास वैल्यू रह जाएगी k = 2 × F/x। इसका मतलब जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है k' = 2 F/x, मुझे पता है k के इक्वल था, मैं इधर k लिख सकता हूँ। तो अगर हम स्प्रिंग को दरमियान में से 2 इक्वल पार्ट्स में कट करें, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट k था, कट करने की वजह से एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट अब डबल हो जाएगा, 2k हो जाएगा। मेथड मैंने आपसे शेयर कर दिया, k = F/x, x को आप हाफ कर दें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आप कह सकते थे कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर k x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने लेंथ को हाफ किया तो जाहिर सी बात है k की वैल्यू डबल हो जानी चाहिए। मैं सॉल्व किए बगैर भी आंसर बता सकता था कि जब मैंने लेंथ को हाफ कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगा। अंडरस्टूड है कि k जितना x को जितना कम करते जा रहे हैं, k की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जा रही। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड और चीज़ें अब डिस्कस करते हैं। अब हम स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं कि स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं या उसमें से क्या क्या आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग को डिस्कस करूं, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग में पहला जो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है उसको आप बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ये कहते हैं कि अगर आपके पास 2 स्प्रिंग हैं और उसको आपने सीरीज में अटैच किया हुआ है, मैं इसके एक ही लाइन में देखें, सीरीज में अटैच किया, यहाँ पे मैस है। ये मैं आपको समझाने के लिए वर्टिकल स्प्रिंग बना रहा हूँ, रियल में ये हॉरिजॉन्टल हम स्प्रिंग की बात कर रहे होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल स्प्रिंग का केस लैदा होता है, हॉरिजॉन्टल का केस लैदा होता है। अगर ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो आपने इसका k इक्विवेलेंट निकालना है। फार्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/k, यानी कि 1/k1 प्लस 1/k2। अगर 3 होता है तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। अगर मैं इन्फिनिटी तक एंड तक जाता हूँ तो ये आएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 अप टू ये वैल्यू जो है वो 1/k एंड तक जाएगी। अगर आप इसका शॉर्टकट लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो आप आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के लिए लिखेंगे। अगर कभी भी वो आइडेंटिकल स्प्रिंग की बात करें कि वो सीरीज में लगे हुए हैं तो शॉर्टकट फार्मूला इस तरह से होता है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/n। ये शॉर्टकट फार्मूला है इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये आप तभी यूज करेंगे जब वो आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। के पैरेलल में क्या चीजें हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम कहते हैं कि आपके पास 2 स्प्रिंग है और वो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, एक आपने इस तरह से लगाया हुआ है, मतलब दोनों में रिलेशन पैरेलल का है। यहाँ पे एक मैस अटैच कर लें, ये आपके पास k1, ये आपके पास k2। अगर आपने पैरेलल में लगाए हुए हैं तो उस केस में k इक्विवेलेंट किस तरह से आता है? इसका फार्मूला होता है k1 प्लस k2। ये डायरेक्ट फार्मूला आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इसका शॉर्टकट आपने लिखना है आइडेंटिकल स्प्रिंग के लिए, शॉर्टकट फॉर आइडेंटिकल्स, तो वो फार्मूला होगा आपके पास k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय k। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज होता है। तो दोनों ही फार्मूला सही हैं, बेशक आप फर्स्ट वन यूज कर लें, बेशक आप सेकंड वन यूज कर लें। अब मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूं आप बच्चों से।
मैं ये कहता हूं कि आप बच्चों के पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैश अटैच था, आपने स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। गौर से सुने, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास k है और टोटल लेंथ आपके पास l है, l कह लें x कह लें। एक स्प्रिंग को आपने सेंटर में से कट किया, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। जो दो आपके पास पार्ट्स आए, 2 इक्वल पार्ट्स में जब कट होंगे इस तरह से 2 पार्ट्स आ जाएंगे, ये 2 पार्ट्स आपके पास आ गए। इन दोनों पार्ट्स को पहले आपने सीरीज में अटैच किया, फिर आपने पैरेलल में अटैच किया। मतलब स्टेटमेंट सुने, इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is cut into 2 equal parts and then these 2 parts are connected in series then in parallel, इनकी रेशो बताएं। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि सीरीज और पैरेलल की रेशो बताएं कि k सीरीज और k पैरेलल की रेशो क्या होगी। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, अल्फा ऑप्शन है 1:2, बीटा ऑप्शन है 2:1, चार्ली ऑप्शन है 1:4 और डेल्टा ऑप्शन है 4:1। दोबारा से सुन लें, एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। जब मैंने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो इस तरह से मेरे पास ये 2 पार्ट्स आ गए। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 कह लें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, अब आपके पास मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अब जो भी बन गया, ये आप सब बच्चों को पता है कि जब 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो ये भी 2k हो जाएगा और ये भी 2k हो जाएगा। उसके बाद मैंने इन दोनों पार्ट्स को सीरीज में अटैच किया, देन पैरेलल में अटैच किया। इनकी रेशो बताएं कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया और कट करने के बाद इन दोनों पार्ट्स को पहले सीरीज में कनेक्ट किया, बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया। इनकी रेशो बताएं क्या आती है, ऑप्शन आपके सामने। सॉल्व किस तरह से करेंगे इस तरह के एमसीक्यू को, जब भी ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है पहले आप k सीरीज निकालें। देखिए k सीरीज का फार्मूला आपके पास है, आप 1/k सीरीज आप कैसे निकालते हैं, फार्मूला यही है 1/k1 + 1/k2। अगर मैंने स्प्रिंग के 2 इक्वल पार्ट्स किए तो मुझे पता है हर पार्ट के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2k और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, क्योंकि जब भी आप दरमियान में से कट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी डबल हो जाती है, इसकी वैल्यू भी डबल हो जाती है। तो पहले मैं k सीरीज के लिए इसे सॉल्व करूंगा। ये आएगा 1/k सीरीज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 2/2k। अगर मैं इसको 2 को 2 से कैंसिल कर दूं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो k सीरीज की मेरे पास जो वैल्यू है ये k के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब मैंने रेशो निकाल ली थी k सीरीज टू k पैरेलल, k सीरीज तो आ गई मेरे पास। अब पैरेलल मैंने फाइंड आउट करना है। k पैरेलल के लिए मैं क्या करूंगा, k पैरेलल के लिए भी मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। k पैरेलल किस तरह से आएगा, देखिए एक की वैल्यू भी 2k है, दूसरे की वैल्यू भी 2k है, आप ऐड करेंगे आपके पास वैल्यू 4k आ जाएगी। ये पैरेलल की वैल्यू आ गई। अब जस्ट रेशो ले लो, क्योंकि रेशो सॉल्व करने को वो कह रहा है। क्वेश्चन ये था k सीरीज टू k पैरेलल। अगर आपने इसकी रेशो लेनी है, सीरीज की आपके पास वैल्यू जो है वो k है और पैरेलल की वैल्यू 4k है, सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1:4। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो चार्ली है, 1:4। 1:4 इज राइट ऑप्शन। तो इस केस में 40 का राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज़ पूछी जाए, आपको इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हर तरह के फार्मूलाज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, देखिए आपके पास कोई भी बॉडी है वो SHM कर रही है। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। मेन और एक्सट्रीम के दरमियान कोई भी पॉइंट, किसी भी लम्हे का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या है, आपके पास मेन और एक्सट्रीम के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, देखें ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इनके दरमियान ये टोटल जो फासला होता है मेन से एक्सट्रीम तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है। उसके बाद इसकी वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम वाइब्रेशन को डिस्कस करें, वाइब्रेशन क्या होती है, देखिए एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। अगर मैं कहता हूँ एक मेरे पास पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन थी,
ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन, ये एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। जब एक पेंडुलम, इसको आप पॉइंट ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो, एक पेंडुलम पॉइंट सी से मूव करके ए पे आया और दोबारा सी पॉइंट के ऊपर आ गया, जो बॉडी जहां से चलती है उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो आप कहते हैं एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। जिस पॉइंट से बॉडी चलेगी उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। एक वाइब्रेशन में जो टोटल डिस्टेंस होता है, या मैं इस तरह लिख लें कि डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट कह लो, इसको भी यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट कह लो, एक वाइब्रेशन का जो डिस्टेंस है वो हमेशा होगा 4x नॉट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आएगा, उसकी वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको हम डिस्कस करने लगे। देखिए टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए जो आपको टाइम चाहिए होता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है T = 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये याद रखिएगा। जितना टाइम पीरियड कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे एक आपको MCQ और करवाता हूँ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि यह आपके पास एक डायग्राम है, इतने हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट K/4 है और इतने पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K/5। एक डायग्राम है जिसमें एक स्प्रिंग है, उसका इतना हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट K/4, इतने हिस्से का K/5 और ये सीरीज में लगे हैं। अब बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी f डैश क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन ये है, अल्फा ऑप्शन है f, बीटा ऑप्शन है f/2, चार्ली ऑप्शन है f/3, डेल्टा ऑप्शन है 3f। यह आपने खुद सॉल्व करना है। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम भी होगी, जिस तरह आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए होंगे यूनिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से, टीचर्स के साथ डिस्कशन का भी आपको उन्होंने एक टाइम बता दिया है कि 7 to 9 या 6 to 8, जो भी आप सब बच्चों को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया उसमें आप ये मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। MCQ सुन लें कि एक मेरे पास स्प्रिंग है जिसको हमने सीरीज में लगाया, इतने हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट K/4 है, इतने पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K/5 है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर इसका चार्ली है। सॉल्व आपने खुद करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसकी टाइम पीरियड नहीं निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी। ये सिर्फ इतनी डायग्राम है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालें। नेक्स्ट है हमारे पास SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि SHM और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है या इसमें क्या रिलेशन होता है। SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टीचर्स आपको बस एक ही चीज़ मेनली जो बताते थे, जिस पे फोकस होता था, वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता था या टीचर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे। इसमें आपको ना टीचर्स एक डायग्राम से समझाते थे, जो बुक की डायग्राम है जो मैं बनाने लगा हूँ, इसको आप N कह लें, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, इसको A कह लें आप। उसके बाद ये मैथ्स। टीचर आपको कहते थे कि ये जो सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, जो पॉइंट P है, इसकी मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन, क्योंकि पॉइंट P सर्कल में मूव कर रहा है। इस तरह से इस स्प्रिंग की मोशन जो है वो SHM, ये स्प्रिंग SHM कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। इसका मतलब इसकी मोशन सर्कुलर मोशन, ये दुनिया की एक अलग मोशन है सर्कुलर मोशन, और ये आपके पास SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दोनों में फिर रिलेशन क्या है, टीचर्स आपको इनमें रिलेशन बताते थे, वो मैं इधर लिखने लगा हूँ कि द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P is doing SHM along the diameter DE। ये टीचर आपको कौन सा बताते थे। टीचर कहते थे पॉइंट P की मोशन सर्कुलर मोशन है और ये स्प्रिंग की मोशन SHM है, लेकिन जो पॉइंट P का प्रोजेक्शन है, जो साया है, ये प्रोजेक्शन, ये पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन है, जो साया, जब ये पॉइंट P का जो साया है ना, इट फील लाइक टू डूइंग SHM, ये ऐसा लगता है कि जैसे SHM कर रहा है।
तो जो भी पॉइंट पी का प्रोजेक्शन होगा वो हमेशा SHM कर रहा होगा। ये जस्ट आपने रिलेशन याद रखना कि SHM दुनिया की लैदा मोशन, सर्कुलर मोशन दुनिया की लैदा मोशन, लेकिन जो बॉडी SHM कर रही है उसका साया हमेशा जो है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका जो साया हमेशा जो प्रोजेक्शन है वो SHM कर रहा होता है। उसके बाद है जी हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को अब डिटेल से कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की टीचर आपको एक क्वेश्चन पढ़ाते थे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो आपके पास इसकी जनरल आपने एक क्वेश्चन पढ़ी थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज करता, जो मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 होगी। अगर मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू 90 है तो x की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी x नॉट। अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो इस केस में x की वैल्यू अगेन 0 होगी। आप एंगल थीटा को चेंज करते जाएं, वैल्यू सारी की सारी चेंज होती चली जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं इस फार्मूला को मज़ीद चेंज करके लिखता हूँ, मतलब अगर मैं इसको फर्दर चेंज करता हूँ तो देखिए इसको आप, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये फार्मूला है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। मुझे पता है कि थीटा जो है वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। इसको आप इक्वेशन 2 बना लें। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 1 में, देन मेरे पास क्या वैल्यू होगी, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा जो है वो आप बच्चों को पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के तौर पर यूज़ हो रही है। तो आप इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई ओवर टी इंटू टी, क्योंकि ओमेगा 2 पाई ओवर टी के इक्वल होता है। अब ये भी फार्मूला इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का ही है। मैंने सिंपली क्या किया, थीटा की जगह ओमेगा टी लगाया और ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी लगा दिया, तो ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले में टी बच्चों इंस्टेंटेनियस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल टी जो है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जो टोटल टाइम है। अगर इस फार्मूले के मुताबिक आप स्मॉल टी को चेंज करते जाएंगे तो सारी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ये भी आपने करके देखना है। मैं कहता हूँ अगर स्मॉल टी की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 आएगी। अगर t की वैल्यू जो है वो t/4 है तो इस केस में x की वैल्यू x नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे आप t/4 लिखेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस टाइम टोटल टाइम का 1/4 भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस टाइम टोटल टाइम का हाफ भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस टाइम टोटल टाइम का 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इसको चेंज करते जाएं, देखें ये यहाँ से टी से कैंसिल आउट होगा, 2 2s are 4, ये बच गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन पाई/2। साइन पाई/2 का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। इस तरह ये डिफरेंट वैल्यूज t इज इक्वल टू t/2 पे भी आप निकाल के खुद चेक करें, t इज इक्वल टू t पे भी निकाल के, ये सारी वैल्यूज आपने खुद फाइंड आउट करनी है। इसी फार्मूले में t की जगह t/2 लगा के देखें क्या वैल्यू आती है, फिर t की जगह कैपिटल T लगा के देखें क्या वैल्यू आती है। ये सारी वैल्यूज आपने निकालनी। अब हम डिस्कस करते हैं। मैं एक यहाँ पे बड़ा मेन MCQ आप बच्चों से डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि 99% लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आप बच्चों को कौन सा पता हो, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में भी आ जाते हैं। मैं अगर सिंपली कहता हूँ कि इफ अ बॉडी इज मूविंग from main position to extreme position in such a way that its displacement is half of its maximum value, then time is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें कि एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है और वो हाफ पोजीशन पे पहुंची है। मैं पहले इसके ऑप्शन लिख लूँ। ये आपके पास ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन है t/12, बीटा ऑप्शन आपके पास t/6, चार्ली ऑप्शन आपके पास t/8 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास t/9। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। जिस तरह ये देखें, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये डायग्राम कि ये एक पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन,
ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए आधे रास्ते में पहुंची है, मीन्स के इधर पहुंची है, यहाँ तक पहुंची है, यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचने का मतलब टोटल अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वो x नॉट था तो हाफ पे पहुंची है, यानी कि x नॉट बाई 2 पे पहुंची है। मतलब एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है और आधे फासले पे पहुंची है, मीन्स के यहाँ तक x नॉट बाई 2 तक पहुंची है। इतने हिस्से का टाइम क्या होगा, इतने पार्ट का, यहाँ से यहाँ तक का। दोबारा सुन लें कि एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, हाफ वे पे पहुंची है, तो हाफ वे का जो टाइम है वो क्या होगा, ये ऑप्शन आपके सामने। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप बच्चों को पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से होते हैं, या इनमें क्या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला यही x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी, ये आपके पास फार्मूला। आपने क्या करना है, कंडीशन अप्लाई। देखिए वो क्या कह रहा है कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इन सच अ वे दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का हाफ है, मीन्स के बॉडी आधी पोजीशन पे पहुंची है। आप क्या करोगे, x की जगह पे x नॉट बाई 2 लिख दोगे, ये आपके पास आ जाएगा x नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेंगे, x नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी। साइन इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 बाई 2 पे कितना होता है, साइन इनवर्स 1 बाई 2 आपको पता है 30 डिग्री के ऊपर, मीन्स के पाई बाई 6 इसकी वैल्यू होती है। ये आपके पास आएगा 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी। पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने स्मॉल टी की वैल्यू निकाल दी, इंस्टेंटेनियस टाइम का पूछा हुआ है, तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। स्मॉल टी की वैल्यू आएगी टी बाई 12। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन है टी बाई 12। अब जरा गौर से सुनो, 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि अगर ये एक बॉडी की मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन ये एक्सट्रीम, बॉडी मेन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है और आधे रास्ते में पहुंची, मीन्स कि यहाँ तक पहुंची है, हाफ वे में। जब बॉडी मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है और आधे रास्ते में पहुंचती है तो बेटे हमेशा याद रखना उसका टाइम होता है टी बाई 12। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। मेन से एक्सट्रीम तक का टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना होता है आपके पास, टी बाई 4। पता ना आपको, एक सिंगल साइड का जो टाइम है वो टी बाई 4। तो मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए आधे रास्ते का टाइम टी बाई 12, मेन से एक्सट्रीम तक का टोटल टाइम जो है वो एक मेन से एक्सट्रीम का वो आपके पास टी बाई 4 है। अब मैं कहता हूं कि एक बॉडी एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रही है, मीन्स के इतने हिस्से का टाइम क्या किस तरह निकालेंगे। दोबारा सुन लो, मेन से एक्सट्रीम तक का टोटल टाइम टी बाई 4, मेन से एक्सट्रीम का टोटल टाइम, मेन से एक्सट्रीम का टोटल टाइम टी बाई 4, एक पूरी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड टी, मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए आधे रास्ते का जो टाइम है वो टी बाई 12, और एक्सट्रीम से मेन की तरफ आते हुए जो अगला पाथ रह गया इसका टाइम कैसे निकालोगे, ये भी आप निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो टोटल जो मेरे पास एक साइड का जो टोटल टाइम है वो टी बाई 4 है। मैं क्या करूँगा, टी बाई 4 में से इसको माइनस कर दूंगा टी बाई 12 को, तो टी बाई 4 में से मैं माइनस कर देता हूँ टी बाई 12 को। जब मैं माइनस करूँगा 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12, 3t माइनस टी, ये आ जाएगा मेरे पास 2t बाई 12। सॉल्व करोगे 2 6 ज़ा 12, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, t बाई 6। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतने पार्ट का टाइम क्या होगा आपके पास, t बाई 6। ये दोबारा सुन लो, एक पूरी वाइब्रेशन का टोटल टाइम आपके पास t, मेन से एक्सट्रीम की तरफ आ रहे हैं, आधे रास्ते पे पहुंचे हैं, तो टाइम आपके पास होगा टी बाई 12। एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रहे हैं और आधे रास्ते पे पहुंचे हैं, टाइम होगा टी बाई 6। और एक मेन से एक्सट्रीम तक का टोटल टाइम जो है, मेन से एक्सट्रीम तक का टोटल टाइम वो टी बाई 4 होता है। ये सारी बातें आपको याद हो। हमेशा 2 चीज़ें और इसमें याद रखिएगा कि ये 2 तरह के क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और एक ही क्वेश्चन x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आपने तभी यूज करनी है जब बॉडी मेन टू एक्सट्रीम मूव कर रही है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा कब यूज करनी है, जब बॉडी एक्सट्रीम टू मेन मूव करेगी। जब भी आपको कहा जाता है कि बॉडी मूव फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, मैंने आप बच्चों को पहले भी समझाया था कि 90 के हिसाब से साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो अगर बॉडी मेन से एक्सट्रीम की तरफ आ रही है तो ये इक्वेशन, एक्सट्रीम से मेन की तरफ आ रही है तो नीचे वाली इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। तो ये था बच्चों इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो मैंने आपको प्रॉपर्ली डिस्कस किया, और इसके एमसीक्यूज, इसकी बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है या उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में उसका पहले फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जनरल फार्मूला होता है v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यूज चेंज करते जाएं। मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू 0 है तो v इज इक्वल टू आपके पास वी नॉट। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो v आपके पास 0 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो v आपके पास माइनस वी नॉट होगा। ये सारी वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इसका जनरल फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का v इज इक्वल टू मेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं डिस्कस करता हूँ मेन पोजीशन को, मेन पर क्या होता है, जब आप मेन पोजीशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि बॉडी मेन पोजीशन पे अभी मूव ही नहीं की। अगर इस इधर आप x की जगह 0 लगाओगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा एक्स नॉट। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर मैं बात करता हूँ एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। मैं एक्स की जगह पे एक्स नॉट लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो आप एक्स की जगह पे जब एक्स नॉट लिखोगे तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, वेलोसिटी मिनिमम आएगी और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो ये दोनों चीज़ें वेलोसिटी से रिलेटेड आपको पता हो। थर्ड आपके पास है, मतलब आपको खुद देखें इसमें आपको कोई भी एमसीक्यू आ जाए, देखें जिस पे ये फार्मूला फिट बैठ रहा है ये फार्मूला लगा दें, ये नहीं फिट बैठ रहा ये फार्मूला ये लगा दें। आपने डाटा के मुताबिक देखना कि कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, वो आपने फार्मूला लगाना, आंसर आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपने फार्मूला पढ़ा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक जनरल फार्मूला है। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे भी मैं 2 केसेस डिस्कस करता हूँ। मेन पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और अगर इस फार्मूले के मुताबिक मैं 0 लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपके पास मैक्सिमम होगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, a मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमने डिस्कस की, एक्सेलरेशन भी। अब हम इसके ग्राफ बनाते हैं। बच्चों ये ग्राफ बड़े ध्यान से आप देखें, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनके 3 तरह के जो ग्राफ बनेंगे वो मैं यहाँ पे प्लॉट करने लगा हूँ। देखिए मैंने एक बड़ी सी यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, एक लाइन इधर लगा रहा हूँ और एक लाइन इधर लगा रहा हूँ। पहला ग्राफ मैं यहाँ पे ना डिफरेंट पॉइंट्स बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इस तरह से मेन पोजीशन आगे। मेरा तो ये तरीका है ग्राफ बनाने का जो मैं आपसे शेयर करने लगा। पहला ग्राफ हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने सिर्फ जो मैंने पॉइंट्स बनाया ना, मेन एक्सट्रीम, बस आपने डॉट लगाते जाना है। देखो मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इधर डॉट आएगा। एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, इधर डॉट आएगा। फिर मेन पे डिस्प्लेसमेंट 0, इधर डॉट आएगा। एक्सट्रीम पे मैक्सिमम लेकिन लोअर मैक्सिमम, इधर आएगा डॉट, फिर मेन पे 0। सिर्फ मैं डॉट लगा, इन डॉट्स को आप मिलाएं, ये आपके, आप इन डॉट्स को मिलाते हैं, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी अगर 0 होती तो मैं इधर लगाता, लेकिन मैक्सिमम होती है तो मैं इधर निशान लगाऊंगा। एक्सट्रीम पे 0 होती है, इधर निशान लगाऊंगा। फिर मेन पे मैक्सिमम होती है, इधर निशान लगाऊंगा। एक्सट्रीम पे 0 होती है, इधर निशान लगाऊंगा। फिर मेन पे मैक्सिमम होती है, इधर निशान लगाऊंगा। इन सारे पॉइंट्स को आप कंबाइन कर दें, ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा।
चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास है और आप बच्चों को पता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट नेगेटिव साइन, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है इसको उल्ट कर दें इस तरह से, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तीनों ग्राफ आपके सामने है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी। यहाँ से कई तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए सिंपली कि आप ये बताएं कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज, या पूछा जाए कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज, इस तरह के कई एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। खुद सोचो कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। उसकी वजह यह है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। आप बच्चों ने इसके 3 ग्राफ खुद से बनाने हैं। मैंने तो सबके ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाए, आपने ये ग्राफ खुद से प्लॉट करने हैं। नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने एक ग्राफ बनाना है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, एक आपने बनाना है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और तीसरा आपने ग्राफ बनाना है बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 3 ग्राफ आपने बनाने हैं, खुद से आपने 3 ग्राफ बनाने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, खुद आप बनाएंगे इसे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फेस। फेस के बारे में सिर्फ आपको 2 मेन चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपने इसमें याद रखनी है। फेज में क्या होता है जी, फेज में आपको टीचर्स ये बताते हैं कि अगर एक पॉइंट पी जिस तरह से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसको कह लो, ये पी कह लो, ये पी डैश कह लो, ये डब्ल्यू डैश कह लो, कोई भी। फेज 2 चीज़ें आपको बताती है। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और नंबर 2 पे आपको फेज बताती है डायरेक्शन का। ये 2 चीज़ें आपको फेज बताती है। याद आपने इसमें क्या क्या रखना है, फेज में जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। फेज की 2 इक्वेशन है, एक x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी और एक x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी। ये 2 इक्वेशन आपके पास। ये वाली इक्वेशन आपने कब यूज़ करनी है, जब बॉडी मूव करती है मीन टू एक्सट्रीम, क्योंकि साइन थीटा मीन टू एक्सट्रीम में आएगा। ये वाली इक्वेशन आपने कब यूज़ करनी है, जब बॉडी मूव करेगी एक्सट्रीम टू मीन। जब भी बॉडी एक्सट्रीम टू मीन मूव करेगी तो आपने दूसरे वाली इक्वेशन यूज़ करनी है कॉस थीटा वाली। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं सिंपल पेंडुलम, और इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है या सिंपल पेंडुलम का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल पेंडुलम के केस में आपको टीचर इसकी एक डायग्राम बनवाते थे, जिसमें एक पेंडुलम और साथ में उसकी एक मैसलेस बॉब अटैच होती है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे इसका वेट डाउनवर्ड, ये आपके पास mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ जो है वो l होती थी, इधर एंगल थीटा बन रहा होता था। इस तरह से टीचर आपको, सिंपल पेंडुलम है क्या, सिंपल पेंडुलम को आप सिंपली कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक स्मॉल बट हैवी मैस है, मीन्स के हैवी बॉब आपने अटैच की हुई है। स्मॉल मैस होता है लेकिन उसकी बॉब यानी कि मैस हैवी होता है, और इनएक्सटेंसिबल रस्सी होती है। एक रस्सी जो है वो आप इनएक्सटेंसिबल यूज़ कर रहे होते हैं, और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट होती है। इस पूरे सिस्टम के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं सिंपल पेंडुलम का। यानी कि सिंपल पेंडुलम क्या है कि आपके पास एक रस्सी है जिसके साथ आपने एक मैसलेस बॉब अटैच की हुई है। एक रस्सी के साथ मैसलेस बॉब को आपने अटैच किया और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट पे बांध दिया। इस पूरे सिस्टम को आप कहते हैं पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। टीचर्स आपको ये पढ़ा चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अगर आप बात करते हैं मेन पोजीशन की, तो देखिए मेन पोजीशन पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ एट मेन पोजीशन।
मेन पोजीशन पे इक्वेशन क्या होती है, टेंशन इक्वल होती है वेट के मीन्स के mg के, ये मेन पोजीशन की इक्वेशन कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, टेंशन mg के इक्वल। अगर एट एक्सट्रीम पोजीशन की मैं बात करूं, एक्सट्रीम पोजीशन के केस में जो टेंशन का फार्मूला है वो आपके पास होगा mj cos थीटा, क्योंकि बॉडी बैलेंस हो जाती है, रुक जाती है वहाँ पे जाके, तो mg cos थीटा। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन आपके पास T इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये तीन इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस तरफ आती है बार बार। उसके बाद अब मेन चीज़ों पे आ जाएं। देखिए आपको टीचर्स ने ये फार्मूला ड्राइव किया है, करवाया ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है पेंडुलम के केस में। और एक फार्मूला जो है ना वो आपने इसमें पढ़ा हुआ है, जो होता है आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बना लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ 1 और 2 को, मैं यहाँ पे सिंपली कहता हूँ कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास होगा माइनस जी एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाती थी स्क्वायर रूट जी ओवर एल, जो कि आपने याद रखनी है, हमेशा यूज़ होगी फार्मूला में। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहूँगा तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। जब मैं ओमेगा की वैल्यू लगाऊंगा तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, जो कि आप सब ने पढ़ा हुआ है पहले भी। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द mass of bob and also independent to the amplitude। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता और बॉब के मैस के भी इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं इसकी यहाँ पे अब डिफरेंट वेरिएशंस को डिस्कस करूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं या किस किस तरह से इसमें पूछा जा सकता है, तो देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड। इसी तरह से आप इसका अगर रिलेशन बनाएं तो आप ऐसे बनाएंगे T1 ओवर T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1 ओवर L2, ये टाइम पीरियड का रिलेशन बनेगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा MCQ डिस्कस करता हूँ, मतलब इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर आपको लेंथ दी हो तो आप टाइम पीरियड की रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल MCQ डिस्कस करूँ कि time period of a simple pendulum is 2 pi over square root g, its length is, एक सिंपल MCQ है। उसने कहा कि आपके पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये उसकी वैल्यू है 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट जी। आप इसकी लेंथ निकालें। सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए फार्मूला वही, फार्मूला आपने वो यूज़ करना है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। आपने क्या करना है, सिंपली टाइम पीरियड की उसने वैल्यू दी हुई है 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट जी, तो टाइम पीरियड की जगह आप लिख देंगे 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट जी और ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। इसका मतलब ये आपके पास जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे 2 पाई जो है इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली रह जाएगा स्क्वायर रूट एल इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लें तो लेंथ की वैल्यू आपके पास 1 मीटर आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद और इससे रिलेटेड अगर हम चीज़ें डिस्कस करें कि इसमें क्या क्या आता है, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक इस तरह से MCQ है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास एक पेंडुलम था और उसकी बॉब को मैंने मरकरी से फिल कर दिया। ये मरकरी है, एक पेंडुलम है, उसकी बॉब को मैंने मरकरी से फिल कर दिया, भर दिया मरकरी से, और यहाँ पे कोरिफिस कर दिया, सुराख कर दिया, जिससे मरकरी बाहर आ रहा है। अब बताएं इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। अल्फा ऑप्शन है इंक्रीजेस, बीटा ऑप्शन है डिक्रीजेस, चार्ली ऑप्शन है रिमेन सेम और डेल्टा ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन मेंटेन
ओरिजिनल पोजीशन। क्वेश्चन दोबारा सुने कि मेरे पास एक पेंडुलम है जिसकी बॉब को मैंने मरकरी से भरा हुआ है और इसमें एक ऑरिफिस है, सुराख है, जिससे पेंडुलम जिससे मरकरी बाहर निकल रहा है। अब मुझे बताएं कि इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। इस तरह के एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पेंडुलम की लेंथ आप हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, सेंटर तक। अगर उससे मरकरी बाहर निकल रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मैस नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ। आप खुद सोचो कि एक बोतल है, उसमें आपने सुराख कर दिया, उससे पानी बाहर निकल रहा है, वो आहिस्ता 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 उसका लेवल नीचे की तरफ आता जा रहा है। जितना ज़्यादा मरकरी बाहर निकलता जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो नीचे की तरफ आती जाएगी। थोड़ी सी भी लेंथ नीचे की तरफ आई तो लेंथ इंक्रीज हो गई, क्योंकि लेंथ आप सेंटर से लेते हैं। अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो हमें पता है टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ इंक्रीज हो, देखो यहाँ तक मरकरी बाहर निकलता जा रहा है, इसका लेवल नीचे आता जा रहा है, लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, टाइम पीरियड भी इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे ये खाली हो जाएगी बोतल, यानी कि खाली हो जाएगी बॉब, दोबारा से जो सेंटर ऑफ मैस है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन होगा कि फर्स्ट इंक्रीजेज, कि इस केस में टाइम पीरियड पहले इंक्रीज हो रहा है, बाद में अपने आप को मेंटेन कर रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। उसके बाद एलिवेटर के केसेस में भी पेंडुलम के आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि एलिवेटर इज एट रेस्ट, अगर हम रेस्ट की बात करते हैं कि एक एलिवेटर रेस्ट में है, एलिवेटर इज एट रेस्ट, ये पहला केस है इसका। एक पेंडुलम एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर रेस्ट में है, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो टाइम पीरियड है वो टोटल टाइम के एज इट इज इक्वल होगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सपोज कर ले एलिवेटर में पेंडुलम है और वो रेस्ट में है तो उसकी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड केस ये है कि एलिवेटर इज असेंडिंग, अगर एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, ऊपर वाली साइड पे मूव कर रहा है, तब क्या होगा? अगर एलिवेटर ऊपर वाली साइड पे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, जाहिर है वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करेगा, कांस्टेंट से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी प्लस ए। ये दोबारा सुन लें, अगर एक पेंडुलम एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी प्लस ए। इसका मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो टाइम पीरियड कम होता चला जा रहा है। थर्ड केस आप कर लें डिसेंडिंग का, कि अगर एलिवेटर डिसेंडिंग कर रहा है, मीन्स के नीचे वाली साइड पे आ रहा है, तब क्या होगा टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट? अगर एलिवेटर डाउनवर्ड आ रहा है तो फार्मूला होगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी माइनस ए। इसका मतलब अब फ्रैक्शन में वैल्यू माइनस में, मीन्स के फ्रैक्शन में वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो रहा है बेटे? ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे टाइम पीरियड कम हो रहा था, यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है। और इसका लास्ट केस है जिसमें हम कहते हैं कि अगर एलिवेटर फ्री फॉल कर रहा है, अगर एलिवेटर फ्री फॉल करेगा, जब भी एलिवेटर फ्री फॉल करेगा उस केस में टाइम पीरियड जो है वो, उसका फार्मूला आप ये यूज़ करोगे 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी माइनस ए, जो कि मैंने डिसेंडिंग का यूज़ किया, क्योंकि जब एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करेगा तो आप यही कहोगे कि एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो गया, ए इज इक्वल टू जी। जब आप ए की जगह जी लिखोगे तो इस फार्मूला के मुताबिक आपके पास वैल्यू आएगी 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी माइनस जी, मीन्स की जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रिवर्स होती है। तो ये था बच्चों पेंडुलम का टॉपिक जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस किया। सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस, कि रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें आप कहते हैं कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फोर्स के इक्वल हो जाए। कभी भी हम कहते हैं कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई तो इट मीन्स कि वहाँ पे रेजोनेंस होगी, इसको आप रेजोनेंस कहते हैं, वहाँ पे रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस के केस में एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब भी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो ये सारे प्रोसेस होंगे। एग्जांपल्स कौन सी है इनकी? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में भी रेजोनेंस होती है, रेडियो में भी रेजोनेंस होती है। और बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है कि सोल्जर्स को जब भी ब्रिज से वो गुजर रहे होते हैं तो मना किया जाता है कि वहाँ पे उन्होंने मार्च करते हुए नहीं जाना। वो क्यों मना किया जाता है? क्योंकि अगर वो वहाँ पे मार्च करते हुए जाएंगे तो उनके पाँव की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी। जब भी उनके पाँव की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगी, तो ब्रिज डाउनवर्ड चला जाएगा, ब्रिज जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा और जाहिर सी बात है ये सारे ऊपर चले जाएंगे ऊपर। तो ये मेन चीज़ है कि ये सोल्जर्स के सारे फीचर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सेकंड आपके पास है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। ये लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।
इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें। एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आप जो मर्जी कर लें, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो एनर्जी चेंज होती है, लेकिन उसकी टोटल अमाउंट हमेशा कंजर्व रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है, आपको टीचर्स ने ये फार्मूलाज वहाँ पे ड्राइव करवाए थे कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो फार्मूला होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। मेन पोजीशन पे आ जाएं, मेन पोजीशन पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि मेन पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इन दोनों केसेस में देखें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स नॉट स्क्वायर के, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स नॉट स्क्वायर के। उसके बाद आप ये देखें एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि ना तो वो मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम। ज़रूरी तो नहीं कि स्प्रिंग मेन पोजीशन पे हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि स्प्रिंग जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। तो अगर एट एनी इंस्टेंट की बात करेंगे, कोई भी दरमियानी पॉइंट, इंस्टेंट का मतलब ये है बेटे कि ना वो मेन पोजीशन है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब मेन भी नहीं है एक्सट्रीम भी नहीं है, तब क्या होगा? अगर मेन भी नहीं है एक्सट्रीम भी नहीं है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको लाजमी पता होने चाहिए। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका ये फार्मूला, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये इसका फार्मूला, और अगर सिंपल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसी इंस्टेंट की पूछे तो ये फार्मूला। इसके एक दो एमसीक्यू करते हैं सॉल्व। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताएं कि एट विच डिस्प्लेसमेंट एक्स की क्या वैल्यू होगी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की इक्वल हो जाए। कि हम डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू रखें कि स्प्रिंग के केस में डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाए। बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है। इसकी ऑप्शन है आपके पास, अल्फा ऑप्शन है एक्स नॉट बाई 2, बीटा आपके पास एक्स नॉट बाई 3, चार्ली ऑप्शन है एक्स नॉट बाई स्क्वायर रूट 2, और डेल्टा ऑप्शन है एक्स नॉट बाई स्क्वायर रूट 4। अब सॉल्व करने का तरीका देख ले। सॉल्व कैसे करना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गई। भाई वो आपको जब बता रहा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गई, ना वो मैक्सिमम का वर्ड यूज़ कर रहा है, इसका मतलब सिंपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल इक्वल है। देखो ये काइनेटिक का फार्मूला है, ये पोटेंशियल का फार्मूला है। काइनेटिक की जगह उसका फार्मूला लिखो। सॉल्व ऐसे करेंगे, काइनेटिक की जगह ये कंडीशन थी ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप लिखोगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आप लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर। जस्ट फार्मूलाज आपने इक्वेट किया। सॉल्व कर लें, ये हाफ के और हाफ के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चूंकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर आके जो है वो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये होगा एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस को जाके प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू लूँगा तो ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एक्स नॉट बाई स्क्वायर रूट 2 चार्ली ऑप्शन होगा। इसी तरह एक और इसका एमसीक्यू यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताएं, ये एमसीक्यू है कि किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, आपने अगेन डिस्प्लेसमेंट बताना है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 75% हो जाएगी टोटल एनर्जी का। किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 75% हो जाएगी। ऑप्शन ये आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 एक्स नॉट, बीटा ऑप्शन है स्क्वायर रूट 3/4 एक्स नॉट, चार्ली ऑप्शन है स्क्वायर रूट 3/5 एक्स नॉट, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका जो मैंने आप बच्चों से भी डिस्कस किया है कि वो आपको कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 75% हो जाए टोटल एनर्जी का। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम नहीं कह रहा, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आपके पास फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा है 75%, इसका मतलब है 75 डिवाइडेड बाई 100
मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया, हाफ के से कैंसिल आउट, ये भी हाफ के से कैंसिल आउट। 75 और 100 को आप सॉल्व करेंगे तो 5 1s are 5 आप कर लें, 2 आगे कैरी हो जाएगा, 5 5s are 15, 5 2s are 10 और 0, फिर 5 पे कट करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। मतलब ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एक्स नॉट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एक्स नॉट। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा आपके पास, स्क्वायर रूट 3/2 एक्स नॉट। तो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस की। लास्ट में इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा, पेपर में ये भी एमसीक्यू आ चुका है, लेकिन इस तरह का एमसीक्यू मेडिकल के बच्चों को आया, लेकिन था उनका भी एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू। क्वेश्चन ये आया था कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का ग्राफ बताएं, टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा। ऑप्शन आपके पास इस तरह से थे, अल्फा ऑप्शन था ये, बीटा ऑप्शन था आपके पास इस तरह से कह लेंगे बीटा ऑप्शन, ये चार्ली ऑप्शन आपके पास, और ये डेल्टा ऑप्शन। अब कैसे आप टोटल एनर्जी का ग्राफ लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चे जो है ना वो मोस्टली ये सोच रहे होते हैं, ये बुक का ग्राफ है जिसमें आपको पता है अगर ये मेन पोजीशन अगर हम इसको मान लें तो इस मेन पोजीशन के मुताबिक ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की कर्व होती है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी की कर्व होती है, ये वाला हिस्सा -x0, ये वाला हिस्सा +x0। बच्चे जो है ना वो ये आंसर समझ रहे होते हैं, बेटे टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व, ये आंसर होगा। टोटल एनर्जी में तो चेंज ही नहीं आ रहा, जब टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली, कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आज का था। लास्ट में एक चीज़ देख लीजिएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि देखें टोटल एनर्जी की इक्वेशन आपके पास ये है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी की इक्वेशन है। आप इसको फर्दर भी चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में ओमेगा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के ओवर एम। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालता हूँ, इसको आप इक्वेशन 1 बना लें, इक्वेशन 2 से मैं के की वैल्यू निकालता हूँ, वो आएगी ओमेगा स्क्वायर एम। अगर इस वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ, इक्वेशन इसको आप 2 बना लें, के की वैल्यू को मैं इसमें लगाऊँ, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला आएगा हाफ के की जगह पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एम, और आगे लिखा हुआ एक्स नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये वो बड़ा मेन पॉइंट है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू है जो मैंने आपको टॉपिक के लास्ट में बताया कि ये टोटल एनर्जी का फार्मूला ओमेगा स्क्वायर रूट के ओवर एम के इक्वल होता है। मैंने वैल्यू लगाई, निकाली और इस तरह से लिख दिया। तो ये बेटे आज का चैप्टर था जो हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया, चैप्टर 7। उसके मैक्सिमम एमसीक्यूज डिस्कस किए, ईच एंड एवरी फैक्टर को हमने डिस्कस किया, पास पेपर के एमसीक्यूज देखे, ग्राफ देखे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे। आप बच्चों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है, इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, और पास पेपर्स के एमसीक्यूज को भी इंपॉर्टेंस देनी है। इसके टेस्ट की बहुत अच्छी तरह तैयारी करें। पहले टेस्ट आपने खुद सॉल्व करना है, फिर टेस्ट डिस्कशन सुननी है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।